गांव की वो डरावनी रात, जहां पर हरिराम दादा चारपाई पर बैठे हुए हैं और नीचे उनका पोता और कुछ गांव के बच्चे दादरी से कहानी सुनाने के लिए बैठे हुए हैं। चारपाई के पास एक लालटेन जला हुआ है, जिसके उजाले से सभी लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं। सभी बच्चे बहुत शांत मन से एक ही नजर में हरिराम दादा को टकटकी लगाए हुए देखे ही जा रहे हैं, क्योंकि आज हरिराम दादा अपने जमाने की एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। दादाजी, आज कोई ऐसी कहानी सुनाइए ना, जिससे हमें सच में डर लगे और मजा भी आए। अभी तक आपने जितनी भी कहानी सुनाई है, उनसे किसी से भी हमें डर नहीं लगा। हाँ दादाजी, आपने पिछली बार जो हमें कहानी सुनाई थी, उसमें तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, और वो कहानी तो बहुत ही बोरिंग थी। दादाजी, जो आप सारी कहानी हमें सुनाते हो, क्या वाकई में ये कहानी होती है, या सिर्फ आप हमारा मन बहलाने के लिए ही ये कहानी बनाकर हमें सुनाते हो? बच्चों, भले ही तुम्हें अब इन किस्से कहानियों से डर न लगता हो, पर हमारे जमाने में ये सब किस्से कहानी हकीकत में होती थी और गांव वाले इन सब चीजों पर यकीन भी करते थे और सभी बहुत ज्यादा डरते भी थे। आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक हमारे समय की बहुत पुरानी और सबसे डरावनी कहानी सुनाऊंगा, जिसे सुनकर तुम्हें डर भी लगेगा और यकीन करने पर भी मजबूर हो जाओगे। ठीक है दादाजी, फिर तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। जल्दी सुनाओ हमें वो आपकी सबसे पुरानी और डरावनी कहानी। तो सुनो बच्चों, ये कहानी उस जंगल से होकर जाती है जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे और रात में तो मानो कोई उधर जाने का नाम भी नहीं लेता था। वो पूरा जंगल एकदम डरावना और सुनसान था। तो दादाजी, उस जंगल में ऐसा क्या था जिससे गांव वाले उस जंगल में जाने से इतना डरते थे? बेटा, लोगों का मानना था कि जो भी व्यक्ति उस जंगल से होकर जाता था, वो कभी ना ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता था और ना ही कभी लौट कर वापस आ पाता था। बस यही कारण था कि लोग उस जंगल में जाने से इतना डरते थे। ये सुनने के बाद बच्चों की सांसें थम सी जाती हैं। फिर रोहन हरिराम दादा से पूछता है, दादाजी, क्या आप भी कभी उस जंगल से होकर आगे नहीं गए? नहीं बेटा, एक बार मैं भी उस जंगल से होकर आगे गया हूँ और मेरे साथ जो घटना घटी थी वो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। आज मैं तुम्हें वही घटना सुनाने वाला हूँ। बात है आज से ठीक 30 वर्ष पहले की है, जब मैं गांव से कुछ दूर एक दफ्तर में काम करता था। उसी दफ्तर में मेरा एक मित्र और काम करता था, लेकिन समस्या ये थी कि मेरी ड्यूटी सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक होती थी और मेरे मित्र की ड्यूटी रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होती थी, जिस कारण मैं और मेरा मित्र कभी साथ नहीं आ पाते थे। मुझे अकेले ही शहर से गांव के लिए आना पड़ता था। बस कभी यही था, कभी तो समय पर मिल जाया करती थी, तो कभी देर रात तक भी नहीं मिलती थी। आज भी कुछ ऐसा ही था। मौसम खराब था, आसमान में बिजलियां कड़क रही थी और हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही थी। मैं बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था कि शायद कुछ देर और रुक जाऊं कि बस आती ही होगी, लेकिन इस मौसम में इतनी रात को बस का आना नामुमकिन था। लेकिन फिर भी मैं वहीं पर बस के इंतजार में काफी समय तक खड़ा रहा। मुझे वहां पर खड़े हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे और अभी तक बस का नामो निशान भी नहीं दिख रहा था। तभी दूर से एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास लाठी पटकते हुए आते हैं और मुझसे पूछते हैं, बेटा, मैंने देखा है तुम यहाँ पर पिछले 2-3 घंटों से खड़े हुए हो। कोई समस्या या परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दादाजी, आप कौन हो और यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? बेटा, यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, पर अब तुम पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं यही बस स्टैंड पर ही रहता हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। पर बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अब क्या बताऊं? आपको तो पता ही होगा, इस रास्ते पर बस बहुत कम ही चलती है। मैं अपने दफ्तर से काम करके आ रहा हूँ और अब अपने घर जाने के लिए बस के इंतजार में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। अभी तक तो बस आई नहीं और पता नहीं मुझे कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। बेटा, मैं तुम्हें बता दूं कि इस समय यहाँ कोई बस नहीं आने वाली और बारिश भी अब धीरे धीरे तेज होती जा रही है। वैसे कौन सा गांव है तुम्हारा?
दादाजी, मेरा गांव शिवपुर यहाँ से ठीक 10 किलोमीटर दूर है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने गांव आखिर जाऊं तो जाऊं कैसे। बेटा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया शिवपुर को? एक शॉर्टकट जंगल का रास्ता जाता है जो यहाँ से तुम्हें लगभग 5 किलोमीटर दूर ही पड़ेगा। चाहे तो तुम उसे रास्ते से ही पैदल अपने घर जा सकते हो, क्योंकि इस समय बस नहीं आने वाली। नहीं तो तुम्हें यहीं बस स्टैंड पर अपनी सारी रात बितानी होगी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लग रहा था। पूरा जंगल का रास्ता एकदम शांत और बारिश की बूंदों की ही आवाज आ रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चांदनी के उजाले से मुझे सिर्फ सीधा सीधा रास्ता ही दिख रहा था, वरना चारों ओर घने पेड़ों और झाड़ियों की वजह से अंधेरा ही अंधेरा था। बारिश भी धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा रही थी। मैं लगातार आगे बढ़ते चला जा रहा था। जंगल से अजीब अजीब आवाजें, जैसे कभी किसी जानवर की तो कभी कभी किसी औरत की भी रोने की आवाज आ रही थी। मैं इन सभी आवाजों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन तभी सामने एक बड़े वृक्ष के नीचे एक औरत, जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी, अपना चेहरा छुपाए वहां पर खड़ी हुई रो रही थी। अंधेरा घुट होने की वजह से दूर से मैं ज्यादा कुछ नहीं देख पा रहा था। मैंने सोचा गांव की ही कोई औरत होगी। हरिराम दादा की आवाज और भारी हो जाती है और हरिराम दादा अपने गंभीर भाव में बच्चों से बोलते हैं। बच्चों, तुम खुद ही सोचो, इस समय गांव की भी कोई औरत वहां पर पेड़ के नीचे आखिर क्यों रो रही होगी? बच्चे डरे हुए भाव में सिर्फ हरिराम दादा पर नजरें गड़ाई कहानी सुन रहे थे। फिर धीरे धीरे मैं साहस करके उस औरत के पास जाने की कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे मैं उस औरत के नजदीक जा रहा था, वैसे वैसे उस औरत के रोने की आवाज और तेज होते जा रही थी। मैंने वहीं पर रुककर उससे पूछा, आप इस बैरान जंगल में इतनी रात को यहाँ पर क्यों रो रही हो? फिर अचानक से उसकी रोने की आवाज हंसी में बदल गई और वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर मैंने उस औरत से गुस्से से पूछा, मुझे बताओ, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों इस तरह अजीब अजीब आवाजें निकाल रही हो? कभी रो रही हो तो कभी हंस रही हो। मेरी समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम हो कौन? बच्चों, ये बोलने के बाद मेरे साथ जो हुआ, वो सुनने के बाद तुम्हारी भी रूह कांप उठेगी। वह औरत अचानक से मेरे सामने आ जाती है। उसका चेहरा पूरा काला और आंखें पूरी लाल थी। मेरे सामने आकर वह जोर जोर से हंसने लगती है। उस वक्त मैं चीखना, चिल्लाना या फिर भागना तो चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो मेरी सारी ताकत किसी ने जकड़ ली हो। मैं एक जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वो औरत अपनी गहरी आवाज में मुझसे पूछती है, यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या, जो भी व्यक्ति इस जंगल में कदम रखता है वह इस जंगल से नहीं निकल पाता। वह व्यक्ति इस जंगल में ही भटकता रहता है और उन सबको खत्म करने वाला और कोई नहीं, मैं ही हूँ। मैं ही उन सबको खत्म कर दूंगा। और आज इस जंगल में तुमने कदम रख दिया है तो तुम्हारी मौत भी अब पक्की है। बच्चों, उस समय मुझे लग रहा था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरे हाथ पांव काम करना बंद कर चुके थे। मैं एक जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी सारी शक्तियां उस चुड़ैल ने अपने बस में कर रखी थी। चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से मुझे भी हवा में उठा दिया और वह मुझे खत्म करने के लिए आगे बढ़ ही रही थी। तभी कुछ दूर मंदिर से जोर जोर से घंटियां बजाने की आवाज आने लगती है, जिससे वह पीछे हटने लगती है। उसके अंदर डर का भाव उत्पन्न होने लगता है। उस चुड़ैल की चीख निकलने लगती है। देखते ही देखते वह धुएं की तरह वहां से गायब हो जाती है। मैं एकदम से नीचे जमीन पर आ गिरता हूँ। लालटेन की लौ धीमी हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा सा छा जाता है। बच्चे अभी भी डरे हुए हरिराम दादा को ही देख रहे हैं। दादाजी, सच में वह चुड़ैल मंदिर की घंटियों के बजने से गायब हो गई थी। हाँ बच्चों, ये भगवान का ही एक करिश्मा था जो उस दिन मेरी जान बच गई।
फिर मैं तेज कदमों से उस जंगल से निकलकर गांव आ गया और फिर मैं यह शपथ ले ली कि कभी लौटकर वापस उस जंगल में नहीं जाऊंगा। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वह औरत एक छलावा थी जो हर रात किसी न किसी की जान लेती रहती थी। मैं अकेला ही नहीं था जिसके साथ यह घटना घटी हो। आए दिन रोज उसे जंगल में अजीब अजीब घटनाएं घटती रहती थी। रोज गांव से कोई ना कोई व्यक्ति मारा जाता था और जब कोई अनजान व्यक्ति उस जंगल से निकल रहा हो तो वह भी मारा ही जाता था। गांव के कई व्यक्तियों से उस चुड़ैल का सामना हुआ है। उसी में से एक तुम्हारे चाचा जी भी थे। अगर तुम्हें सुनने की हिम्मत हो तो मैं आगे सुनाऊं। बताओ, क्या चाचा जी का डरावना किस्सा सुनना चाहोगे? हाँ दादाजी, सुनना तो है, पर आपकी कहानी सुनने के बाद हमें सच में थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है। अरे दादाजी, आप सुनाओ, इस मोनू की बातों में मत आओ। ये तो एक नंबर का डरपोक है। तो सुनो बेटा, यह कहानी है तुम्हारे विजय चाचा की, जो ना ही किसी से डरते थे और ना ही किसी अफवाह पर विश्वास करते थे। एक बार काफी रात हो चुकी थी। विजय चाचा ने वही जंगल का रास्ता चुनने का फैसला किया। गांव वालों ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश भी की थी कि उस जंगल के रास्ते पर मत जाना। अरे भाई, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब अफवाह होती है जो कि लोग इधर से उधर फैलाते रहते हैं। विजय चाचा सीधे सीधे जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। पूरे जंगल में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। तभी उन्हें महसूस होता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है। चाचा उस बात को नजरअंदाज कर आगे बढ़ते रहते हैं। फिर अचानक उनके पीछे पायल की आवाज आने लगती है। विजय चाचा को गुस्सा आ जाता है और वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब उन्हें भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। तभी जोर जोर से तेज हवाएं चलने लगती हैं और आंधी तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। तभी किसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। तभी वह सामने देखते हैं, एक पेड़ के नीचे लाल साड़ी पहने वही औरत खड़ी है जो उस दिन मैंने देखी थी। वह हवा में उड़ रही है। चाचा जी गुस्से से पूछते हैं, कौन है? कौन है वहां पर? अगर कोई है तो सामने आओ। कौन है वहां पेड़ के नीचे? अगर दम है तो सामने आओ। इस तरह तुम्हारे हंसने से मैं नहीं डरने वाला। मुझे पता है कि तुम कोई गांव के ही व्यक्ति हो जो लोगों को डराते रहते हो और फिर अफवाह फैलाते हो। ये बोलते ही वो चुड़ैल चाचा जी के सामने एकदम से आ जाती है। उसका चेहरा पूरा काला और आंखें लाल सूरत। वो वही औरत थी। उसे देखते ही चाचा जी के होश उड़ गए। वो भागने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अपनी पूरी जान लगाने के बाद भी वो नहीं भाग पाए। फिर वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। फिर विजय चाचा को होश तब आया जब उन्हें सुबह गांव के कुछ लोग बेहोश अवस्था में जंगल से लेकर आए। उस दिन से तुम्हारे चाचा जी जैसे व्यक्ति को भी, जो भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, उन्हें भी यकीन करना पड़ा। उस दिन के बाद तुम्हारे चाचा जी भी कभी उस जंगल में नहीं गए। अब तक उस घटना को गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं भूल पाया है। जब भी उस घटना के बारे में कोई जिक्र आता है, गांव के लोग बहुत डर जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है वहां पर वह जंगल का साया अभी भी मौजूद है। गांव के व्यक्ति अभी तक वहां पर जाने से कतराते हैं। जब भी कोई अनजान व्यक्ति उस जंगल से आता है तो उसके साथ कुछ न कुछ अजीब घटनाएं जरूर घटती हैं। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। पूरे आंगन में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। बच्चे सहमी सहमी आंखों से हरिराम दादा को देखते हैं। दादाजी, अगर हमारे सामने भूत आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? निडर होकर सामना करना चाहिए या फिर डरकर वहां से भाग जाना चाहिए? बच्चों, वैसे तो भगवान न चाहे ऐसा हो कि तुम्हारा सामने भी भूत से हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में कई बार तो ऐसा होता है कि डर कर भागने से भी जान बच जाती है। लेकिन जो डर को अपने बस में कर ले और डर पर जीत पा ले, वही जिंदा घर पहुंचते हैं। लेकिन बच्चों, तुम ध्यान रखना, कभी भी उस रास्ते पर मत जाना, वरना तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है जैसा और लोगों के साथ होता है। ज्यादातर लोग वहां से बचकर नहीं आ पाए। ऐसे कुछ ही लोग हैं जो उस जंगल में जाकर जिंदा वापस अपने घर आ पाए हैं। ठीक है बच्चों, अब काफी रात हो चुकी है।
मैं तो सोने जा रहा हूं, तुम भी जल्दी से जाकर सो जाओ। भाइयों, क्या कहते हो? हम भी जंगल में चलकर देखें कि वहां पर आखिर है क्या? क्या सच में वहां पर चुड़ैल है, या फिर लोग वैसे ही अफवाहें उड़ाते हैं? लेकिन अगर दादाजी को पता चल गया कि हम लोग उनके मना करने के बाद भी उस जंगल में गए हैं, तो हमें बहुत मार पड़ेगी। और अगर सच में वहां चुड़ैल हुई, तो हम फिर क्या करेंगे? अरे रोहन, तू कितना डरता है? हम सिर्फ 5 मिनट में जंगल से लौटकर आ जाएंगे। और अगर सच में हमारा सामना चुड़ैल से होता है, तो दादाजी ने हमसे बताया तो था, जो डर पर अपना काबू पाले वो जिंदा लौटकर घर वापस आ सकता है। अब तुम लोग इतना भी डरपोक मत बनो। चलो चलकर देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। तीनों बच्चे जंगल की कच्ची पगडंडी से आगे बढ़ते हैं। चारों ओर मौत का सन्नाटा सा छा रहा था। आसमान में काले बादल घिराए थे। जंगल में दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। जंगल से सिर्फ भेड़िए की गुर्राने की आवाज या फिर उल्लू की आवाज ही आ रही थी। बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर तीनों बच्चे कुछ दूर चलकर रुक जाते हैं। अरे अर्जुन, मैं तो कहता हूं हमें यहां से निकल जाना चाहिए। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी किसी औरत के रोने की आवाज आने लगती है। तीनों बच्चे डरने लगते हैं। तीनों डरते डरते आगे जाकर देखते हैं तो सामने ही उन्हें पेड़ के नीचे लाल साड़ी में एक औरत खड़ी दिखती है, जो जोर जोर से रो रही थी। अब उनका भी शक यकीन में बदल चुका था। लेकिन अब समस्या ये थी कि अब वो तीनों इस जंगल से बचकर निकल पाएंगे या नहीं। तीनों बच्चे बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। अर्जुन, मैंने तुमसे कहा था कि चलो। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें तभी घर चले जाना चाहिए था। अब देखो, तुम्हारी वजह से हम इस चुड़ैल के सामने आ खड़े हुए हैं। मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। अब हम नहीं बच पाएंगे। चुड़ैल एकदम से उड़कर उनके सामने आ खड़ी होती है और अपनी गहरी और डरावनी आवाज में बोलती है, बच्चों, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? वैसे तो मैं बच्चों को नहीं मारती, लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगी। अब तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा, जितनी जल्दी से जल्दी हो यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हारी इसी वक्त जान ले लूंगी। ये दृश्य देखने और सुनने के बाद तीनों के शरीर सुन पड़ जाते हैं। वे तीनों बच्चे जैसे तैसे वहां से भागकर तो अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन जंगल ऐसा लग रहा था जैसे मानो खत्म ही नहीं हो रहा हो। तीनों बच्चे लगातार तेज कदमों से आगे बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार जैसे तैसे कर बच्चे गांव वापस लौट ही आते हैं। घर पहुंचकर तीनों बच्चे देखते हैं कि दादा दादी जी गेट पर ही खड़े हुए उनका इंतजार कर रहे हैं। बच्चों, तुम इतनी रात को आखिर कहां गायब हो गए थे? हम इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। दादाजी, आप बिल्कुल सच बोल रहे थे। हम आज मरते मरते बचे हैं। अगर हम 1-2 क्षण और वहां रुक जाते तो शायद वो चुड़ैल हमें वहीं पर खत्म कर देती। क्या तुम तीनों उस जंगल में चले गए, वह भी बिना बताए? मैंने तुम लोगों से मना किया था ना कि उस जंगल में कभी भी मत जाना, और तुमने मेरी बात को भी नजरअंदाज कर दिया। सॉरी दादाजी, हमें माफ कर दीजिए, पर हमें भी जानना था कि आखिरकार क्या सच में वहां पर चुड़ैल रहती है, या फिर लोग सिर्फ झूठी कहानी या सिर्फ अफवाहें ही बनाते हैं। तो अब तो तुम तीनों को सीख मिल गई होगी ना कि यह कहानी सिर्फ डराने या अफवाह फैलाने की ही नहीं होती, बल्कि हर गांव की कहानी के पीछे कोई ना कोई सच जरूर छिपा होता है।